जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पुराने रेलवे स्टेशन पर अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहा था। तभी वहां से गुजर रही ट्रेन में एक भयानक ब्लास्ट हो गया। बच्चे अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। ट्रेन के डब्बे पटरियों से उतर गए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी में जो अपने दोस्तों से अलग हो गया। तभी जो को ट्रेन के एक डब्बे के अंदर से कुछ जोर जोर से पीटने की आवाज सुनाई थी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस डिब्बे का भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ हवा में उड़ता हुआ बाहर आ गिरा। धमाके के बाद आग और धुएं के बीच सभी दोस्त एक दूसरे को ढूंढते हुए वापस मिले। वहां उन्होंने देखा कि चारों तरफ सफेद रंग के अजीब से क्यूब्स बिखरे पड़े थे। उनमें से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या चीज है। जो ने चुपके से क्यूब उठाकर अपनी जेब में रख लिया। सबको लग रहा था कि ये कोई भयानक हादसा था, लेकिन जो ने बताया कि ये कोई हादसा नहीं था। उसने एक्सीडेंट से पहले एक ट्रक को तेजी से ट्रेन की तरफ आते हुए देखा था। वो ट्रक जानबूझकर पटरियों पर आया था ताकि ट्रेन से टकरा सके। जब सबने उस पलटे हुए ट्रक के पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उस ट्रक के अंदर उनके स्कूल के बायोलॉजी टीचर डॉक्टर वुडवर्ड थे। बच्चे बुरी तरह डरे हुए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके टीचर ने ऐसा क्यों किया। तभी घायल वुडवर्ड ने अचानक उन पर बंदूक तान दी। डॉक्टर वुडवर्ड ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और इसके बारे में किसी को एक भी शब्द मत कहना, नहीं तो वो लोग मेरे साथ साथ तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को भी जान से मार देंगे। ये सुनकर बच्चे डर से कांप उठे। तभी उन्होंने दूर से कुछ लोगों को दौड़कर आते हुए देखा। ये देखकर वे सब तुरंत वहां से भाग निकले। दौड़कर आ रहे लोग जब करीब आए तो पता चला कि वे अमेरिका की एयरफोर्स की टीम थी। वहां से निकलकर बच्चों ने फैसला किया कि वे इस हादसे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर वुडवर्ड ने कहा था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। अगली सुबह जो अपने दोस्त चार्ल्स के घर गया। चार्ल्स ने उसे बताया कि वो अपनी फिल्म के आगे के सीन हादसे वाली जगह के आसपास ही शूट करेंगे ताकि असली हादसे के नजारे को अपनी फिल्म के बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सके। हादसे में उनका कैमरा खराब हो गया था, इसलिए उन्होंने जो के पिता का पुराना कैमरा इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि वो आगे की फिल्म शूट कर सकें। अगले दिन सभी दोस्त हादसे वाली जगह के पास एक पहाड़ी पर शूटिंग कर रहे थे। बातों बातों में जो ने सबको बताया कि हादसे वाली ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं थी, बल्कि एयरफोर्स की एक सीक्रेट ट्रेन थी। दरअसल जो को ट्रेन के छोटे मॉडल्स बनाने का बहुत शौक था, इसलिए उसने हादसे के वक्त ध्यान दिया था कि ट्रेन के हर डब्बे पर खास तरह के हुक्स लगे हुए थे। ये हुक्स असल में ट्रेन के भारी डब्बों को क्रेन से उठाकर पानी के बड़े जहाजों पर लोड करने के काम आते हैं। इससे ये साफ था कि एयरफोर्स कुछ तो बहुत ही सीक्रेट और भारी चीजें कहीं ले जा रही थी। लेकिन डॉक्टर वुडवर्ड ने ट्रेन को टक्कर क्यों मारी, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। क्या वो ट्रेन में रखी किसी चीज को तबाह करना चाहते थे या फिर वो सुसाइड करना चाहते थे। लेकिन सुसाइड वाली बात किसी को हजम नहीं हुई, क्योंकि उनके पास बंदूक थी। अगर वो चाहते तो खुद को गोली मार सकते थे। चार्ल्स ने सबको डॉक्टर वुडवर्ड की भयानक धमकी याद दिलाई और इस बारे में बात न करने की सलाह दी। उधर जो के पिता जैक, जो कि एक पुलिस वाला था, हादसे वाली जगह पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वो समझ गया कि मामला गंभीर है। एयरफोर्स ने पूरी जगह को कब्जे में ले रखा था। वे उन्हीं अजीब सफेद क्यूब्स को हिफाजत से ट्रकों में पैक कर रहे थे। जब जैक ने कर्नल निकेल से ट्रेन में जा रहे सामान की लिस्ट मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। उसने बात टालते हुए कहा कि ट्रेन में सिर्फ हवाई जहाज के पुर्जे थे। लेकिन जैक को अब पक्का यकीन हो गया था कि एयरफोर्स जरूर कोई बड़ा राज छुपा रही है। जैक वापस पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने सीनियर शेरिफ को सारी बात बताई। उसने कहा कि उसे कर्नल की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि वो जमीन से ट्रक के टायरों के निशान तक ले जा रहे थे। साथ ही वो उन अजीब से छोटे क्यूब्स को पेटियों में भरकर ले जा रहे थे। जैक ने शेरिफ से तुरंत इस मामले की जांच करने की गुजारिश की, लेकिन शेरिफ ने जैक की बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा कि एयरफोर्स की ट्रेन में हवाई जहाज के पुर्जे होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैक की बात को अनसुना करके शेरिफ वहां से निकल गया। रास्ते में वो अपनी पुरानी वैन में पेट्रोल डालने के लिए रुका। तभी अचानक वहां बहुत सारे कुत्ते एक ही तरफ भूखते हुए तेजी से भागने लगे, जैसे वो किसी चीज से बहुत डरे हुए हों। अगले ही पल शेरिफ की वैन की लाइट्स अजीब तरह से जलने बुझने लगी और वायरलेस रेडियो पर खराब सिग्नल की आवाजें आने लगी। इससे पहले कि शेरिफ कुछ समझ पाता, अचानक एक बहुत बड़ी और भयानक चीज उसके ठीक सामने आ गई। उसने बिजली की रफ्तार से शेरिफ पर हमला कर दिया और देखते ही देखते शेरिफ वहां से गायब हो गया। उसके ठीक बाद पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक लड़के पर भी उस अजीब चीज ने हमला कर दिया और वो लड़का भी वहां से गायब हो गया। जैक जब वारदात वाली जगह पर पहुंचा तो पाया कि सीसीटीवी कैमरों में वारदात का कोई सुराग रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उसने तुरंत रेडियो पर आदेश दिया कि लापता शेरिफ और पेट्रोल पंप वाले लड़के के लिए अलर्ट जारी किया जाए। इस घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। शेरिफ के गायब होने के बाद पुलिस स्टेशन की सारी जिम्मेदारी जैक पर आ गई। जैक के पास लगातार अजीब अजीब शिकायतें आने लगी। शहर के लोग और कुत्ते अचानक गायब हो रहे थे। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि लोगों के घरों में से माइक्रोवेव, सड़क से बिजली के तार और यहाँ तक कि गाड़ियों के अंदर से भारी इंजन तक चोरी हो रहे थे। पूरे शहर में डर और घबराहट का माहौल बन गया था।
शाम को जो जब घर आया तो पाया कि उसकी डॉगी लूसी भी गायब हो गया था। उसने देखा कि उसके पिता अपने साथी पुलिस ऑफिसर्स के साथ अपने घर पर शहर में हो रहे अजीब घटनाओं पर सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। तभी पूरे घर की लाइट अजीब तरह से जलने बुझने लगी। जैक ने जब पुलिस स्टेशन में फोन किया तो पता चला कि पूरे शहर में हर जगह वैसा ही हो रहा था। शहर में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिस के वायरलेस पर लगातार रिपोर्ट आ रही थी कि जगह जगह खंभों से बिजली के तार गायब हो रहे हैं। उधर एक लाइनमैन अपनी क्रेन से ऊंचाई पर खड़ा होकर टूटे हुए तारों को जोड़ने का काम कर रहा था। काम करते हुए अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि बिजली के बेहद भारी उपकरण हवा में किसी खिलौने की तरह उड़ रहे थे, जैसे कोई बहुत ताकतवर चुंबक उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। वो डरा हुआ ये सब देख ही रहा था कि तभी अंधेरे से एक अजीब और बेहद विशाल चीज तेजी से उसके पास आई और पलक झपकते ही झपट्टा मारकर उसे अपने साथ उठा ले गई। वहां अब सिर्फ हवा में झूलती हुई खाली क्रेन बची थी। शहर में लगातार हो रही अजीब चोरियों और लोगों के गायब होने से दहशत में आई जनता को शांत करने के लिए पुलिस ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में एक आदमी ने जैक को बताया कि उसे अपने रेडियो की फ्रिक्वेंसी पर मिलिट्री की कुछ अजीब और गुप्त बातें सुनाई दे रही हैं। जैक ने अपने ऑफिसर को तुरंत अपना रेडियो स्कैनर लाने को कहा ताकि वो सेना की उस सीक्रेट बातचीत को डिकोड करके सुन सके। लोग बहुत डरे हुए थे। हालात को देखते हुए जैक ने शहर में कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया। रेडियो स्कैनर से डिकोड करने पर उन्हें सेना का एक हैरान करने वाला मैसेज सुनाई दिया। अधिकारी किसी बड़े गुप्त मिशन की तैयारी कर रहे थे जिसका नाम ऑपरेशन वॉकिंग डिस्टेंस था। उधर एयरफोर्स के लोग डॉक्टर वुडवर्ड के घर की तलाशी ले रहे थे जिससे उन्हें कोई अहम सुराग मिल सके। ऑपरेशन वॉकिंग डिस्टेंस के बारे में पता करने के लिए जैक सीधा कर्नल नीलेक के पास पहुंचा और कहा कि अगर उसने सच सच नहीं बताया तो वो सीधे उसके ऊपर के अधिकारियों से ऑपरेशन वॉकिंग डिस्टेंस के बारे में बात करेगा। अपने सीक्रेट मिशन का नाम जैक के मुंह से सुनकर कर्नल अंदर से हिल गया। वो समझ गया कि जैक बहुत कुछ जान चुका है। कर्नल ने चालाकी दिखाते हुए जैक से कहा कि वो इस बारे में एयरफोर्स बेस चलकर बात कर सकते हैं। जब जैक कैंप पहुंचा तो कर्नल ने उसे सच बताने की बजाय धोखे से गिरफ्तार करके एक कमरे में कैद करवा दिया। कर्नल निकील लगातार डॉक्टर वुडवर्ड से पूछताछ में लगा था। निकील जानना चाहता था कि वुडवर्ड ने उस अजीब से जीव के बारे में अपनी रिसर्च कहां छुपाई है, लेकिन वुडवर्ड ने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। दरअसल निकील और वुडवर्ड पहले उस जीव की रिसर्च पर एक साथ काम कर चुके थे। उस दौरान वुडवर्ड का उस जीव के साथ एक खास जुड़ाव हो गया था और वो उसका दर्द समझने लगा था। इसलिए वुडवर्ड उसे आजाद करना चाहता था, जबकि निकील उसे कैद रखकर उस पर और रिसर्च करना चाहता था। उस शाम एलिस जो से मिलने उसके घर आई। दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करते थे। वो बात ही कर रहे थे तभी अचानक उन दोनों का ध्यान उस अजीब सफेद क्यूब की तरफ गया जिसे जो ने हादसे वाली रात चुपके से उठा लिया था। उन्होंने देखा कि वो क्यूब अपने आप अजीब तरह से हिलने और कांपने लगा। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, वो क्यूब हवा में तेजी से उड़ा और उनके कमरे की दीवार को चीरता हुआ बाहर निकल गया। एलिस जब अपने घर वापस आई तो उसने देखा उसका पिता शराब के नशे में धुत था। वो एलिस को गुस्से में डांटने लगा कि इतनी रात वो कहाँ गई थी। अपने पिता के गुस्से से परेशान होकर एलिस ने अपनी साइकिल उठाई और रात ही घर से निकल गई। उसके पिता लुइस को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी कार लेकर उसके पीछे भागा, लेकिन नशे में होने की वजह से लुइस अपनी कार पर कंट्रोल नहीं रख पाया और उसकी कार रोड पर खड़ी दूसरी कार से टकरा गई। एलिस तुरंत रुक गई। वो अपने पिता के पास जाने ही वाली थी कि तभी अंधेरे से वो भयानक और विशाल जीव वहां आ गया। उसने एलिस पर हमला कर दिया और उसे वहां से उठा ले गया। इधर इस बात से अनजान जो और चार्ल्स उस दुकान पर पहुंचे जहां उन्होंने हादसे वाली रात की रील डेवलप होने को दी थी। रील लेकर वो जब घर आए और उस रात की फुटेज देखी तो उनके होश उड़ गए। फुटेज में टूटी हुई ट्रेन की बोगी से एक बेहद विशाल और अजीब जीव बाहर निकल रहा था। वो डरे सहमे रील देख ही रहे थे तभी पूरे शहर में जोर जोर से खतरे के सायरन बजने लगे। वो दोनों घबराकर बाहर निकले तो देखा पूरे शहर को खाली कराया जा रहा था। ऑपरेशन वॉकिंग डिस्टेंस लागू हो चुका था। मिलिट्री सभी शहरवासियों को 4 घंटे के अंदर पास के रिफ्यूजी कैंप पर पहुंचने का आदेश दे रही थी। जो और चार्ल्स भी एक बस में बैठकर रिफ्यूजी कैंप पहुंच गए। वहां चार्ल्स को उसके माता पिता मिल गए और वो उनके पास रुक गया, जबकि जो अपने पिता की तलाश करने लगा। इसी तलाश के दौरान जो की मुलाकात एलिस के पिता लुइस से हुई। लुइस ने घबराते हुए जो को बताया कि उसने अपनी आंख से उस खौफनाक जीव को एलिस को उठाकर ले जाते देखा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। नशे की हालत में कार एक्सीडेंट करने की वजह से पुलिस ने लुइस को हिरासत में ले लिया था। एलिस के बारे में सुनकर जो तुरंत वापस चार्ल्स के पास गया और दोनों ने मिलकर अपने बाकी दोस्तों को इकट्ठा किया। जो ने कहा कि एलिस को खोजने के लिए उन्हें वापस शहर जाना होगा। उसके दोस्त बहुत डरे हुए थे। सबने कहा पूरा शहर बंद हो चुका है और शायद एलिस अब तक मारी जा चुकी होगी, लेकिन जो ने साफ कह दिया कि वो एलिस को बचाने जरूर जाएगा, चाहे कोई उसके साथ आए या नहीं।
जो कि ये हिम्मत देखकर उसके दोस्त भी उसका साथ देने को तैयार हो गए। वापस शहर जाने के लिए उन्होंने चार्ल्स की बड़ी बहन की मदद ली। चार्ल्स की बहन जानती थी कि कैमरा शॉप पर काम करने वाला लड़का डॉनी उससे दोस्ती करना चाहता था। उसने इस बात का फायदा उठाकर उससे थोड़ी मीठी मीठी बातें की और उसे अपनी कार से उन सबको शहर ले जाने के लिए राजी कर लिया। डॉनी उन्हें अपनी कार में बिठाकर शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जो ने सबको अपना प्लान समझाया। उसने बताया कि वो सीधे स्कूल जाएंगे, जहाँ पार्किंग में डॉक्टर वुडवर्ड की बंद पड़ी वैन खड़ी रहती है। जो को पूरा यकीन था कि वुडवर्ड ने उस जीव से जुड़ी अपनी सारी रिसर्च वहीं छुपा रखी है। उसी रिसर्च से उन्हें पता चल सकता है कि वो जीव असल में है क्या, उसे कहाँ ढूंढा जाए और एलिस को कैसे बचाया जाए। उधर एयरफोर्स बेस पर जो के पिता जैक ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और मौका पाकर मिलिट्री गार्ड पर हमला कर उससे बेहोश कर दिया। उन्होंने उस गार्ड की यूनिफॉर्म पहन ली और फिर एक फ्यूल ट्रक को गोली मारकर उसमें धमाका कर दिया, जिससे सबका ध्यान उस ओर भटक गया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वे बड़ी चालाकी से वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ जो अपने दोस्तों के साथ स्कूल की पार्किंग में पहुंच गया। वहां उन्होंने डॉक्टर वुडवर्ड की वैन खोजी और बड़ी मशक्कत के बाद उसका ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अंदर उन्होंने देखा वहां पुरानी चीजों और ढेर सारी फिल्मों की रील का अंबार लगा था। छानबीन करने पर उन्हें कुछ पुरानी फाइल्स मिली। उन्होंने जब वो फाइलें पढ़ी तो पता चला कि 1958 में उस एलियन जीव का स्पेसशिप धरती पर क्रैश हो गया था और तब से सरकार ने उसे कैद कर रखा था। तभी उन्हें 8 अप्रैल 1963 की घटना नाम की एक फिल्म की रील मिली। जो ने तुरंत प्रोजेक्टर चालू किया। उस पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट रील में उस एलियन को कैद में दिखाया गया। रिसर्चर्स की टीम उस एलियन पर प्रयोग कर रही थी। वुडवर्ड उस वीडियो के सामने बैठकर अपना बयान रिकॉर्ड कर रहे थे। वुडवर्ड बता रहे थे कि उस एलियन की स्पेसशिप उन सफेद क्यूब से मिलकर बनी थी और वो वापस उन्हें जोड़कर अपने स्पेसशिप को दोबारा बनाना चाहता था ताकि वो अपने घर वापस लौट सके। लेकिन कर्नल निकेल ने उसकी मदद करने की बजाय उसे बंदी बना लिया। मिलिट्री ने सालों तक उस पर बेरहमी से प्रयोग किए और उसे बहुत टॉर्चर किया। इंसानों की क्रूरता और बेदर्दी ने उस जीव के मन में इंसानों के लिए नफरत भर दी और उसे हमारा दुश्मन बना दिया। डॉक्टर वुडवर्ड ने वीडियो में आगे बताया कि रिसर्च के दौरान उस जीव ने उन पर हमला किया था। उस हमले के दौरान उनमें और एलियन के बीच एक गहरा मानसिक जुड़ाव बन गया। उसी पल से वुडवर्ड उसका सारा दर्द और उसकी भावनाएं समझने लगे। वुडवर्ड उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके ऐसा सोचने की वजह से 1963 में उन्हें एयरफोर्स बेस से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। पर वुडवर्ड हार मारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कसम खाई कि वो आखिरी दम तक उसे उसके घर पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। ये सब देखकर जो और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि डॉक्टर वुडवर्ड ने ट्रेन क्रैश उस एलियन को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे कैद से आजाद करने के लिए करवाया था। तभी अचानक वहाँ कर्नल निकेल अपनी एयरफोर्स टीम के साथ आ पहुंचा। सैनिकों ने तुरंत बच्चों को घेर लिया और उन्हें पकड़कर उनकी तलाशी लेने लगे। ये देखकर अपनी कार में छुपा डॉनी डर गया और वायरलेस पर इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में दे दी। दूसरी तरफ जो के पिता जैक किसी तरह बचते बचाते शहर वालों के लिए बनाए गए रिफ्यूजी कैंप पहुंच गए। वहाँ उनकी मुलाकात अपने साथी पुलिस रॉस्को से हुई। रॉस्को ने जैक को बताया कि अभी पुलिस वायरलेस पर पब्लिक वायरलेस रेडियो के जरिए एक सूचना आई है कि जो और उसके दोस्तों को एयरफोर्स ने मिडिल स्कूल के पास पकड़कर बंदी बना लिया है। अपने बेटे के पकड़े जाने की बात सुनकर जैक के होश ही उड़ गए। एयरफोर्स वालों ने जो और उसके दोस्तों को पकड़कर एक बस में डाल दिया और वापस रिफ्यूजी कैंप की तरफ ले जाने लगे। बस के अंदर सभी बच्चे दहशत में थे। उन्हें लग रहा था कि वे अपना राज छिपाने के लिए उन्हें जान से मार देंगे। तभी अचानक एक जोरदार झटके के साथ बस रुक गई। बाहर से किसी बहुत बड़ी चीज के चलने की खौफनाक आवाजें आने लगी। बस में मौजूद मिलिट्री के जवान ने घबराकर अपनी बंदूकें तान ली, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते उस एलियन ने उनकी बस पर भयानक हमला कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कर्नल निकेल ने वायरलेस पर चिल्लाते हुए बड़े हथियार इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया, लेकिन उससे पहले उस एलियन ने कई सैनिकों को मार गिराया और अंत में कर्नल निकेल को भी मौत के घाट उतार दिया। बस के अंदर फंसे हुए बच्चे बुरी तरह डरे हुए थे। वे सब अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। तभी जो की नजर बस की एक टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। उसने हिम्मत दिखाई और अपने दोस्त मार्टिन के कंधों पर चढ़कर उस खिड़की को पूरी तरह तोड़ दिया। जो और उसके सभी दोस्त जल्दी से उस टूटी खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। थोड़ी ही देर में डॉनी उन्हें ढूंढता हुआ उनके पास आ गया। डॉनी नशे में पूरी तरह धुत था। डॉनी की हालत देखकर जो ने खुद कार ड्राइव करने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें गोलियों और धमाकों की भयानक आवाजें आ रही थी। पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया था। जो ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने पिछली रात अपनी माँ की कब्र के पास कुछ अजीब हलचल देखी थी। उसे डॉक्टर वुडवर्ड की वो बात याद आई कि वो जीव जमीन के नीचे छुपकर रहने वाली प्रजाति का है। इस बात से जो को पक्का यकीन हो गया कि वो एलियन कब्रिस्तान के नीचे ही कहीं छुपा है और उसने एलिस को भी वहीं कैद कर रखा है।
वे लोग कब्रिस्तान की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनके ठीक सामने एयरफोर्स का एक विशाल टैंक आ गया। वो टैंक चारों तरफ अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। उससे बचने के लिए जो ने तुरंत कार दूसरी तरफ मोड़ ली। इस भयानक अफरा तफरी में कार चलाना जो कि बस की बात नहीं थी और डॉनी नशे में पूरी तरह धुत पड़ा था। कोई और रास्ता न देखकर बच्चे कार को वहीं छोड़कर पैदल ही एलिस को ढूंढने निकल पड़े। जान बचाकर भागते हुए जो और उसके दोस्त कब्रिस्तान की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। वे सब जमीन पर गिर पड़े। उस ब्लास्ट की चपेट में आने से मार्टिन के पैर की हड्डी टूट गई। मार्टिन को दर्द से तड़पता देख जो ने चार्ल्स को उसके पास रुकने को कहा और खुद कैरी के साथ कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। कब्रिस्तान पहुंचकर जो सीधा वहां बने विश्राम घर के पास गया, क्योंकि पिछली रात उसने उसी के अंदर उस जीव को देखा था। जो और कैरी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसका दरवाजा तोड़ा। दरवाजा टूटते ही उसके सामने जमीन में एक विशाल और गहरा गड्ढा दिखाई दिया। उस अजीबोगरीब गड्ढे को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसे उसी एलियन ने बनाया है। जो को अब पूरा यकीन हो गया कि एलिस वहीं नीचे कैद है। वे दोनों एक रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरे। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वहाँ पूरे शहर से चुराया गया इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनों के पुर्जे चारों तरफ बिखरे पड़े थे और छत से कई लोग बेहोश उल्टे लटके हुए थे, जिनमें शहर के पेट्रोल पंप से लापता शेरिफ और एलिस भी शामिल थे। इससे पहले कि वो एलिस को बचाने के लिए कुछ कर पाते, उनकी नजर उस एलियन पर पड़ी जो पास ही में किसी इंसान को खा रहा था। उसके तुरंत बाद वो एलियन एलिस के पास पहुंचा और अब वो उसे खाने वाला था। जो ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया। वो जानता था कि कैरी को पटाखों का बहुत शौक है और उसके बैग में हमेशा तरह तरह के अजीब और खतरनाक पटाखे भरे रहते थे। उसने तुरंत कैरी से कहा कि एलियन का ध्यान भटकाने के लिए पटाखों से जोरदार धमाका करे और फिर वहां से भाग जाए। कैरी ने पटाखे जला दिए, जिससे वो एलियन एलिस को छोड़कर पटाखों की तरफ भागा। मौका पाकर जो एलिस के पास गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। एलिस ने आंख खोली और जो को देखकर हैरान रह गई। जो ने कहा, तुम डरो मत एलिस, मैं तुम्हें बचा लूंगा। एलिस के बाद जो ने शेरिफ और एक दूसरी लड़की को भी बंधन से मुक्त किया। वे सब मिलकर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक अंधेरे में से वो खौफनाक एलियन सामने आ गया। पलक झपकते उसने शेरिफ और दूसरी लड़की को पकड़ लिया और चीरते हुए वापस अंधेरे में खींच ले गया। जो, एलिस और कैरी जान बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन अगले ही पल वो एलियन उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। कैरी और एलिस बुरी तरह डरे हुए थे, लेकिन जो पीछे हटने के बजाय उस एलियन के सामने डट कर खड़ा हो गया। कैरी और एलिस चिल्लाने लगे कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जो ने शांत रहकर उस एलियन से बात करनी शुरू की। जो को डॉक्टर वुडवर्ड की बात याद थी कि वो एलियन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बस अपने घर जाना चाहता था। जो ने पूरी हमदर्दी से उसकी आंखों में देखकर कहा, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। सब इंसान बुरे नहीं होते। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम अभी भी अपने घर जा सकते हो। जो की आंखों में कोई नफरत, गुस्सा या डर नहीं था, जैसा उस एलियन ने अब तक इंसानों में देखा था। जो कि इस शांत और हमदर्दी भरे बर्ताव ने उस एलियन को अंदर तक छू लिया। उसने अपना आक्रामक रूप छोड़ दिया और उन तीनों को वहां से जाने दिया। आखिरकार वो तीनों सुरक्षित उस गड्ढे से बाहर निकल आए। जैसे ही वो वाटर टावर के पास पहुंचे, उनके सामने एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला नजारा था। एक रहस्यमयी चुंबकीय ताकत के कारण आसपास की लोहे की चीज हवा में खिंचकर टावर के ऊपरी हिस्से से चिपक रही थी। एक जोरदार झटके के साथ पास खड़े मिलिट्री ट्रकों के दरवाजे उखड़ गए। उनके अंदर रखे सारे सफेद क्यूब्स हवा में उड़ने लगे और हवा में एक एक कर आपस में जुड़ने लगे। सब इस अद्भुत और खौफनाक नजारे को देखकर सन्न थे, लेकिन जो समझ चुका था कि आखिर ये सब क्या है। उसने अपने दोस्तों से कहा, वो अपना स्पेसशिप बना रहा है। पलक झपकते ही सारे सफेद क्यूब्स आपस में जुड़कर एक विशाल और शानदार स्पेसशिप में बदल गए। वो एलियन अपने स्पेसशिप के अंदर गया और अगले ही पल उस स्पेसशिप ने आसमान में उड़ान भरी। वहां मौजूद सभी लोग उस स्पेसशिप को आसमान की गहराइयों में ओझल होते हुए देखते रहे। इस पूरी घटना के बीच जैक और लुइस भी बच्चों को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। अपने अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर दोनों पिताओं की जान में जान आई। दोनों ने अपने बच्चों को कसकर गले से लगा लिया। इस भयानक घटना के बाद शहर के हालात धीरे धीरे सामान्य हो गए। इतनी सारी मुश्किलों और जानलेवा खतरों के बावजूद बच्चों ने अपनी शॉर्ट फिल्म पूरी की, जिसका नाम था द केस। वो फिल्म एक जासूस की कहानी थी जो शहर में अचानक फैल रही ज़ॉम्बी की रहस्यमयी घटनाओं की जांच कर रहा था। जासूस को शक था कि इन सब के पीछे रोमेरो केमिकल्स नाम की कंपनी का हाथ है, लेकिन कंपनी के मालिक ने इससे साफ इनकार कर दिया। अपनी पत्नी को सुरक्षित रखने के लिए जासूस उसे शहर से दूर भेजना चाहता था, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। रेलवे स्टेशन पर बात करते हुए उनके सामने एक भयानक ट्रेन हादसा हो गया और ट्रेन पटरी से उतर गई। आगे की जांच के दौरान जासूस की मुलाकात एक डॉक्टर से हुई, जिसके पास उस ज़ॉम्बी वायरस को खत्म करने की दवा थी, लेकिन अभी उस दवा का सिर्फ एक ही डोज तैयार था, यानी
सिर्फ एक इंसान को ठीक किया जा सकता था। जब डॉक्टर ट्रायल के लिए वो दवा एक ज़ॉम्बी को लगाने वाला था, तभी ज़ॉम्बी ने पलटकर डॉक्टर को ही काट लिया, जिससे डॉक्टर भी ज़ॉम्बी बन गया। जासूस को मजबूरन डॉक्टर को भी मारना पड़ा। जासूस वो दवा लेकर अपने घर लौटा। घर पहुंचकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी पत्नी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जासूस ने तुरंत वो दवा अपनी पत्नी की गर्दन में घोंप दिया, लेकिन दवा ने कोई असर नहीं दिखाया। दुखी होकर जासूस अपनी पत्नी को जान से मारने वाला था कि तभी अचानक दवा का असर शुरू हुआ। अगले ही पल उसकी पत्नी वापस एक नॉर्मल इंसान बन गई। ये देखकर जासूस बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें।